गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीन पियाजे के विषय में। जीन पियाजे की बात किया जाए तो जीन पियाजे एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक, जंतु वैज्ञानिक कहे जाते हैं। ठीक, जीन पियाजे ने जो काम किया है, किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर काम किया है। एक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उसी पर इन्होंने काम किया है। और ये बोलते हैं कि किसी भी बच्चे का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर तैयार होता है तो उस समय कहीं ना कहीं बच्चे की अगर देखा जाए तो बोधात्मक इंटेलेक्चुअल और कहा जाए तो इंटेलेक्चुअल और डायनामिक एक्टिविटी दोनों शामिल होती है। मतलब बौद्धिक और गत्यात्मक गतिविधियों के द्वारा ही किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक ढांचे का निर्माण होता है। और इस अगर देखा जाए तो इस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने 4 स्टेजों का वर्णन किया है और वो हर एक स्टेज की कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जीन पियाजे ये कहते हैं कि किसी दूसरी उम्र का बच्चा, ठीक है, किसी दूसरी उम्र का बच्चा अपनी उस उम्र से मतलब मान लीजिए कोई बच्चा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अगर 15 साल का कोई बच्चा है और 15 साल के बच्चे को ये चीजें सीखनी चाहिए, उस बच्चे मतलब 15 साल के बच्चे की योग्यताएं ये होनी चाहिए, और कोई 10 साल का बच्चा है, ठीक है, तो जो 15 साल के बच्चे की योग्यताएं हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक, तो उन चीजों को 10 साल का बच्चा नहीं सीख सकता। चाहे उसको किसी तरीके का हम माहौल दें, ठीक है, या किसी तरीके से ट्रेंड करें, वो चीजें उस बच्चे में नहीं आ सकती। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई बच्चा जब तक पहले स्टेज की गतिविधि को या पहले स्टेज की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उनको नहीं सीख पाएगा तब तक दूसरे स्टेज में बच्चा नहीं जा सकता। उसे इन्होंने कहीं ना कहीं क्रियात्मक अचलता का भी नाम दिया है। ठीक, तो इस थ्योरी में 4 स्टेज हैं और हर स्टेज की अलग अलग विशेषताएं हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए पहले स्टेज की चर्चा किया जाए। पहले स्टेज को संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं या इसे सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से भी जानते हैं, या इसे कहीं कहीं आपको इंद्रिय गामक अवस्था भी लिखा हुआ मिलेगा। इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक है, लिख दे रहे हैं, इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। अब देखिए इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इस स्टेज में बच्चा कैसे सीखता है। देखिए इस स्टेज की जो उम्र होती है 0 से 2 साल होती है। 0 से 2 साल के जो भी बच्चे होते हैं इसमें आते हैं। इस स्टेज में बच्चा सीखता है तो मेनली जो बच्चा इस स्टेज में सीखता है तो सेंसर के थ्रू, मतलब इंद्रियों के थ्रू, सेंसर के थ्रू, और दूसरा मोटर स्किल, वो भी ग्रॉस मोटर स्किल के थ्रू सीखता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि बच्चा सेंसेज के थ्रू और ग्रॉस मोटर स्किल के थ्रू क्या सीखता है। ठीक है, मोटर स्किल अगर आप लोग पढ़ेंगे तो 2 तरीके का मोटर स्किल होते हैं, ठीक है, एक ग्रॉस और एक फाइन मोटर स्किल। तो पहला बच्चा इंद्रियों के थ्रू सीखेगा और दूसरा ग्रॉस मोटर स्किल या कहें तो स्थूल गतिक कौशल के थ्रू सीखेगा। सेंसेज के थ्रू सीखता है, मतलब कहने का तात्पर्य है किसी भी विषय वस्तु को देखकर, छूकर या सुनकर, इन सब चीजों से बच्चा सीखता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू कहा जाए तो मान लीजिए गर्म पानी है, ठीक, गर्म पानी में जब बच्चा हाथ डालता है तो उसे कष्ट का अनुभव होता है, फिर दूसरी बार बच्चा वो चीज नहीं करता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं कुछ सीखा। दूसरी चीजें ग्रॉस मोटर स्किल की बात की जाए तो पैर, बच्चा खड़ा होता है, हाथ चलाता है, पैर मारता है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें रिफ्लेक्सेज एक्शंस भी होते हैं, या कहा जाए तो रिवर्सिबल एक्शंस भी, एक्टिविटीज कह सकते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कह सकते हैं, या रिफ्लेक्सेज एक्शंस। रिफ्लेक्सेज एक्शंस की बात की जाए तो जैसे बच्चा ग्रास्पिंग, रूटिंग करता है, जैसे किसी बच्चे को हम गाल को टच करते हैं तो बच्चा उसको गाल को हटाएगा, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा किसी भी कार्य को तब करता है कि मतलब उस कार्य को करने में उसे मजा आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, ठीक, किसी भी बच्चे को आप ले लीजिए तो किसी क्रिया को करता है, जिससे मैंने अभी बोला प्रतिवर्ती क्रिया है, तो किसी भी क्रिया को करेगा कि उस क्रिया को बार बार करता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई खिलौना है, उसको गिराता है, एक अलग आवाज आती है, साउंड, ध्वनि आती है, तो बच्चे को अच्छा लगता है, फिर उसे आप उठा कर रखेंगे, फिर उसे बच्चा को गिराएगा, फिर उसे उठा कर रखेंगे, फिर उसे बच्चा गिराएगा। ये चीजें क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, इन चीजों को बच्चा बार बार करता है। ठीक, और इसमें एक चीज डेवलप होती है इस स्टेज में, वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक, सबसे मेन चीज है जिसे कहते हैं हिंदी में वस्तु अस्थायित्व। ध्यान से मेरी बातों को आप समझिएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस, परमानेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं वस्तु अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व।
देखिए वस्तु अस्थायित्व क्या होता है। वस्तु अस्थायित्व की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, ध्यान से सुनिए, वस्तु अस्थायित्व मतलब वस्तु का एक अस्थायित्व बन जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई किसी भी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चा देख लेता है तो बच्चे के मन मस्तिष्क में यह बन जाता है कि इस विषय वस्तु का अस्तित्व है दुनिया में। मतलब कहा जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अगर कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा होता है, ठीक, तो खिलौने से खेल रहा होता है, अगर 3-4 महीने का बच्चा होता है तो उस खिलौने को हम छिपा लेते हैं, और छिपा लेते हैं या कहते हैं इस तरीके से कि बेटा ये खिलौना कौवा ले गया, तो बच्चा भी समझता है कि सच में ये खिलौना कौवा लेकर चला गया। कोई 6 महीने का बच्चा हो या 7 महीने 8 महीने का बच्चा, ठीक, रोता नहीं है, उस समय तक ये ऑब्जेक्ट परमानेंस काम नहीं करता है। लेकिन जब वही बच्चा इस स्टेज के अंतिम चरण में होता है, 16-17 महीने या कहिए 18 महीने के आसपास, तो ये चीजें आ जाती हैं। अगर बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा होता है, उसके खिलौने को हम ले लेते हैं तो बच्चा रोने लगता है, ठीक है, तो रोने लगता है तो बच्चा क्यों रोता है? रोने के पीछे कारण ये होता है कि बच्चा समझता है कि इस वस्तु का या इस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं अस्तित्व है, इस दुनिया में ऑब्जेक्ट है। मतलब हम कहेंगे कि बेटा ये खिलौना कौवा ले गया 20 महीने के बच्चे को, तो बच्चा समझेगा कि कौवा नहीं ले गया, आप अपने पीछे इस खिलौने को रखे हैं, और ढूंढते ढूंढते बच्चा आपके पीछे आएगा। तो ये चीजें क्या होती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, ठीक। अब देखिए हम चर्चा करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र होती है 2 से 7 साल होती है, ठीक। 2 से 7 साल के जो भी बच्चे होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पूर्व संप्रत्ययात्मक अवधि या प्राक संप्रत्ययात्मक अवधि। इसकी जो उम्र होती है 2 से लेकर 4 साल तक होती है, और एक होता है अंतर्दर्शी अवधि या अंतर्दर्शी अवधि। इसकी जो उम्र होती है वो 4 से 7 साल के जो भी बच्चे होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसमें देखिए क्या होता है प्राक संप्रत्ययात्मक अवधि में। प्राक संप्रत्ययात्मक अवधि की बात की जाए तो यहाँ बच्चा किस भाषा का विस्तृत प्रयोग सीख जाता है, पहली चीज, ठीक है, भाषा का विस्तृत प्रयोग सीखता है, भाषा का विस्तृत प्रयोग सीखता है, ठीक, विस्तृत प्रयोग सीखता है। या बच्चा आभासी क्रियाएं भी करता है, ठीक। आभासी क्रियाएं कहने का तात्पर्य यह है, आभासी क्रियाएं, ठीक, आभासी क्रियाएं भी सीखता है। जैसे मान लीजिए गाड़ी चलती है, तो गाड़ियां चलती है तो गाड़ी आवाज करती है फुड़ 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 फुड़, ठीक। तो देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे को, इस उम्र के बच्चे को, कि कोई भी डंडा ले लेते हैं या कोई छड़ी ले लेते हैं और छड़ी को लगाकर फुर 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 इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? आभासी क्रियाएं होती हैं। या आप लोग ये देखते होंगे कि बड़े जैसे फोन पर बात करते हैं, ठीक है, तो बच्चे भी क्या करते हैं, बच्चों का भी जो खिलौना आता है, छोटी चीजें, फोन की तरीके से जो चीजें होती हैं उसको अपने कान पर सटाकर वो चीजें करते हैं, तो वो चीजें क्या होती है? आभासी क्रियाएं होती है, ठीक। यहाँ भाषा लगभग बहुत तेजी से डेवलप होती है इस स्टेज में। इसमें 2 चीज और होती है, इस स्टेज में जो बच्चा होता है कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग दुनिया को समझता है, ठीक है। इस स्टेज में 2 चीजें क्या होती है इसकी चर्चा कर लें तो इसमें 2 चीजें मेनली होती है। एक होता है एनिमिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं जीववाद, और दूसरा होता है इसमें ईगोसेंट्रिक, जो बच्चे की सोच होती है, ईगोसेंट्रिक। इसे कहते हैं अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता, ठीक, अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता। देखिए जीववाद क्या होता है। जीववाद की बात की जाए तो जो जीववाद होता है इसमें बच्चा निर्जीव और सजीव में फर्क नहीं समझ पाता है कि क्या निर्जीव है क्या सजीव है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चे को किसी चीज से चोट लग जाती है तो बच्चा भी उस चीज को चोट पहुंचाना चाहता है। मान लीजिए बच्चे को किसी खिलौने से या जमीन पर गिरने से चोट लग जाती है, ठीक है, गिर गया, चोट लग गई, चोट लगने से बच्चा रोने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं या बच्चे के गार्जियन क्या करते हैं? जमीन को मारते हैं पैरों से, ठीक है, और बच्चा चुप हो जाता है। चुप क्यों होता है? इसलिए चुप होता है कि बच्चा ये समझता है कि जिस तरीके से इस जमीन ने मुझे कष्ट दिया, मेरे माँ बाप या मेरे गार्जियन ने किसे कष्ट दिया? इस जमीन को। मतलब जमीन को भी कहीं ना कहीं कष्ट, मतलब जमीन के पास भी जीव है, ठीक है, उसके पास भी जान है, उसे भी कष्ट हुआ होगा, ये चीज फील मतलब हुआ होगा कष्ट, जिस तरीके से मुझे चोट पहुंची है। तो यही चीज क्या कहलाती है? जीववाद, एनिमिज्म कहते हैं। अब बात आती है ईगोसेंट्रिक की या अहम केंद्रिता की। अगर अहम केंद्रिता की बात की जाए
तो इसके अकॉर्डिंग अहम केंद्रिता में बच्चा किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग समझता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मतलब सोचता है कि ये मतलब जो चीज वही वो सोच रहा है वही सही है। देखते होंगे कि जब इस स्टेज का बच्चा होता है, इस उम्र का, इस स्टेज में, तो बच्चा क्या करता है कि मान लीजिए बच्चा विद्यालय में पढ़ना जाता है, प्री प्राइमरी में पढ़ना शुरू कर देता है 3 साल की उम्र से। तो उसकी मैम ने बता दिया कि बेटा ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है, बता दी कि ए फॉर एप्पल होता है, ठीक। तो अगर घर पर आता है बच्चा तो हम लोग कहते हैं कि बेटा ए फॉर आयस भी होता है, ठीक है, आयस मीन्स गद्दा, ठीक। तो बच्चा कहेगा नहीं ये गलत है, यही सही है। क्यों? क्योंकि ईगोसेंट्रिक सोच है, उसकी मैम जो भी बताई रहेगी वही सही होता है। जैसे आप लोग बीएड की ट्रेनिंग किए होंगे या कर रहे होंगे, तो उसमें ये सिखाया जाता है या हम लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप कक्षा कक्ष में जाइए विद्यालय में तो बच्चों को गलत ना पढ़ाइए, ठीक है, जो भी पढ़ाइए सही ज्ञान दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बच्चे से कह दीजिए कि बेटा कल बताएंगे। क्यों बताएंगे? इसीलिए बच्चा जो चीज सीख जाता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा चलने लगता है। या ईगोसेंट्रिक सोच का अगर एग्जांपल दूं तो आप ये देखते होंगे कि जैसे हम इस उम्र के जो भी बच्चे होते होंगे या हम भी यहीं से गुजरे हैं, आप सभी भी गुजरे होंगे, तो हम लोग जैसे चलते हैं तो चंद्रमा भी चलता है, ठीक, रुक जाते हैं तो चंद्रमा भी रुका हुआ फील होता है। तो हम लोग ये सोचते हैं या इस उम्र का बच्चा ये सोचता है कि मेरे चलने से ही चंद्रमा चल रहा है और हम रुक जा रहे हैं तो चंद्रमा क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। लेकिन बच्चे को ये नॉलेज नहीं है कि ये सारी गतिविधि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चंद्रमा स्थिर है, कहीं ना कहीं जो पृथ्वी है वो नहीं, पृथ्वी स्थिर भी नहीं है, पृथ्वी भी कहीं ना कहीं सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। एक कहीं ना कहीं वैज्ञानिक वो है, एक साइंटिफिक रीजन है, इसलिए ये चीजें हो रही है। लेकिन बच्चे की ये समझ नहीं है। बच्चा ये समझता है कि मेरे चलने से चंद्रमा चल रहा है, मेरे रुकने से चंद्रमा रुक जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक। अब देखिए अंतर्दर्शी अवधि की बात की जाए तो अंतर्दर्शी अवधि में यहाँ कहीं ना कहीं प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है। यहाँ बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू करता है, लेकिन वहां किसी मतलब सोचने लगता है, लॉजिकल नहीं कहेंगे, सोचने लगता है, लेकिन उसमें लॉजिक नहीं लगा पाता है। जैसे बच्चा ये जान जाएगा कि 2 + 2 = 4 होता है, ठीक, 4 × 3 = 12 होता है, 4 × 3 = 12 होता है, ठीक। लेकिन बच्चा ये नहीं जान पाएगा कि ये 2 दूनी के 4 कैसे हुआ, 4 × 3 = 12 कैसे हुआ। अंतर्दर्शी अवधि में जब इस उम्र का बच्चा होता है ये चीजें जानने लगता है, लेकिन ये नहीं जानेगा कि ये चीजें कैसे हुई, ठीक। दूसरी चीज, बच्चा यहाँ क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है, मतलब कहा जाए तो वर्गीकरण करना शुरू कर देता है, ठीक। लेकिन क्लासिफिकेशन जो बच्चा करता है, क्लासिफिकेशन का बेस एक ही होता है, किसी एक आधार पर, ठीक। इस जो छोटे बच्चे होते हैं ज्यादातर अट्रैक्शन कहाँ होता है? रंगों के प्रति, किसी भी कलर के प्रति, ठीक है। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, तमाम खिलौने हैं, बड़े छोटे ये वो, तो कोई हरा है, पीला है, नीला है, तो उनका जो अट्रैक्शन होगा बड़ा छोटा अलग नहीं करेंगे। अगर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने के लिए कह दे तो बड़ा छोटा देखकर अलग नहीं करेंगे, बच्चे कलर के आधार पर अलग करेंगे। रेड कलर वाला अलग, पिंक वाला अलग कर देंगे, येलो अलग करेंगे, इस तरीके से बेस एक ही होगा, ठीक। तो ये चीजें यहाँ होती है, ठीक। अब देखिए अगले तीसरे स्टेज की हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए तीसरे अवस्था की बात किया जाए तो तीसरे अवस्था को हम लोग जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, या इसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी उम्र होती है 7 से 11 साल के जो भी बच्चे होते हैं इसमें आते हैं। देखिए यहाँ जो बच्चे पहुंचते हैं तो इस उम्र में बच्चे के सामने जब कोई समस्या होती है तो उस समस्या को समाधान करने के लिए बच्चों के पास लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, ठीक है। लेकिन वो जो लॉजिकल थिंकिंग होगी, वो जो बच्चे के सामने कोई वस्तु होगा, ठीक है, उसी पर बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करेंगे। इसे मान लीजिए अगर मैं बच्चे से ये पूछ लूं कि बेटा ये बताओ कार बड़ी होती है, मतलब अगर वैगनार की कार वैगनार बड़ी होगी कि स्विफ्ट बड़ी होगी, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, सोचने लगेंगे यार कौन बड़ा हो, उस तरीके का कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा उतना, ठीक। लेकिन अगर सामने चीजें हो, ठीक है, मान लीजिए 2 लाइन खींच दिए, बच्चों से पूछे बेटा बताओ दोनों में कौन बड़ी है, तो देखकर बच्चा बता देगा कि ये बड़ी है, ठीक है। और दूसरी चीजें यहाँ ये होती है कि यहाँ मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ थिंकिंग तो डेवलप हो जाती है, तार्किक थिंकिंग अच्छे तरीके से। अगर कोई भी वस्तु सामने हो लेकिन उसमें क्रमबद्धता नहीं आती है, ठीक,
उसमें क्रमबद्धता नहीं आती है। और इस स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेनली उसकी चर्चा करेंगे। देखिए इस स्टेज में जब बच्चा आता है, पहली चीज की तार्किक चिंतन शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, लेकिन वो भी वस्तु सामने हो तो, ठीक, जो वस्तु सामने हो उस पर बच्चा तार्किक चिंतन शुरू करेगा, लेकिन चिंतन में उतनी क्रमबद्धता नहीं रहती है। ठीक, जब चौथे स्टेज में बच्चा पहुंचेगा तो वहां क्रमबद्धता आ जाती है सही तरीके की। तो यहाँ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली होता है, एक संरक्षण जिसे कंजर्वेशन कहते हैं, दूसरा पलटावी गुण रिवर्सिबिलिटी, तीसरा क्लासिफिकेशन। ठीक, और एक पलटावी गुण को यहाँ मैं संबंध भी लिख सकता हूँ, ठीक है, संबंध, रिलेशन। देखिए अब इसे समझेंगे, कंजर्वेशन को समझेंगे। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन की बात किया जाए, संरक्षण की बात किया जाए तो संरक्षण मीन्स ये होता है कि जब किसी भी वस्तु का, ठीक है, यदि किसी भी वस्तु का अगर आकार बदल दे, ठीक है, अगर शेप बदल जाएगा किसी भी वस्तु का, तो उसमें रखी गई वस्तु की मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं है कि अगर शेप बदलने से जो वस्तु के अंदर जो भी पदार्थ रखा गया है उस पर उसका कोई असर पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए 2 ठो बीकर है, ठीक, 2 बीकर है, 2 ठो बीकर ले लीजिए, ठीक, एक ये बीकर है और एक बीकर ये है, ठीक। इस बीकर में यहां तक पानी है, ठीक है, इस पानी को जब हम इस वाले बीकर में डालेंगे तो ये पानी यहां आ जाएगा, ठीक। जब इस उम्र के बच्चे से पूछेंगे कि बेटा ये बताओ कि दोनों बीकर में से किस बीकर में पानी ज्यादा है, तो बच्चा क्या कहेगा? बच्चा कहेगा कि दोनों बीकर में पानी बराबर है। क्यों कहेगा? कि बच्चे को ये समझ हो गई है कि सिर्फ शेप बदला है, ठीक है, मतलब इस वस्तु का शेप बदला है, ठीक है, लेकिन इसमें रखी गई वस्तु की मात्रा नहीं बदली है। इस वस्तु का शेप बदला है, बीकर का शेप बदला है, पानी तो इतना ही है लेकिन शेप की वजह से थोड़ा ऊपर चला गया है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन कहते हैं। यही अगर हम दूसरे स्टेज के बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा कि इस वाले बीकर में पानी ज्यादा है, क्योंकि उस बच्चे के पास संरक्षण की समझ नहीं रहती है, ठीक। अब देखिए रिवर्सिबिलिटी भी डेवलप हो जाती है। रिवर्सिबिलिटी का अगर बात की जाए तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा इस स्टेज में आता है तो उसे ये चीजें डेवलप हो जाती है। अब ये चीजें कैसे डेवलप होती है? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को हम इस रास्ते से स्कूल ले गए घर से, और उसे किसी दूसरे रास्ते से जब लाएंगे तो बच्चा कहेगा कि ये भी रास्ता घर की तरफ जाएगा और ये भी रास्ता घर की तरफ जाएगा। लेकिन वही दूसरे स्टेज में अगर करेंगे, किसी दूसरे रास्ते से घर से विद्यालय ले गए और किसी दूसरे रास्ते से जब लाएंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा हूं, तो वहां कहेगा कि ये रास्ता तो घर की तरफ जाता है लेकिन ये वाला रास्ता हमारे घर की तरफ नहीं जाता है, ठीक। अब देखिए इस स्टेज में अगर मैंने एक और बात कही थी, संबंध भी डेवलप होता है। संबंध कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी बच्चों को संख्या दे देंगे, कहेंगे कि बेटा इन संख्याओं को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में मतलब लगाओ, तो बच्चा लगाने लगेगा। या कहेंगे कि 2 दूनी के 4 कैसे हुआ, तो बच्चा बता देगा कि 2 दूनी का 4 कैसे हुआ। मान लीजिए ये 2 × 2, ये मान लीजिए पलटावी गुण और भी समझ लीजिए एग्जाम्पल, जैसे x + y = 5, ठीक है, और लिखेंगे बेटा x = 5 - y, तो बता देगा बच्चा कि दोनों सही है। यहाँ ये चीजें पलटावी गुण में भी आ जाएगी और एक रिलेशन भी बच्चा समझ जाता है, संबंध की बात की जाए। और यही दूसरे स्टेज में पूछेंगे कि x + y = 5, x = 5 - y क्या सही है, तो बच्चा कहेगा कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ ये चीजें डेवलप हो जाती है। तीसरा क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो जो क्लासिफिकेशन होता है अनेक कारकों, देखिए क्लासिफिकेशन की शुरुआत दूसरे स्टेज में ही हो जाती है, लेकिन यहाँ जो क्लासिफिकेशन होता है वो अनेक कारकों के आधार पर होता है। क्लासिफिकेशन का जो बेस होगा, आधार होगा, वो कई ठो आधार होंगे, लेकिन जो दूसरे स्टेज में जब शुरुआत होती थी, ठीक, अंतर्दर्शी अवधि में मैंने चर्चा किया, तो वहां बेस एक ही होता है। जैसे मैंने रंगों का अट्रैक्शन एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ कई हो सकता है, रंग भी हो सकते हैं, वस्तु का आकार भी हो सकता है, मतलब शेप भी हो सकता है। उनके आधार पर वस्तु कोई भी बच्चा उन चीजों को बांटने लगता है, मतलब अनेक कारकों के आधार पर, ठीक है, अनेक कारकों के आधार पर, ठीक, के आधार पर चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखिए अंतिम जो अवधि होती है या अंतिम अवस्था होती है, पियाजे की थ्योरी को, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को हम लोग कहीं कभी कभी या कहीं कहीं इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा गया है,
ठीक है। अवस्था का सिद्धांत इसलिए कहा गया है कि हर स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब जब तक बच्चा अब पहले स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं सीखेगा तब तक दूसरे में नहीं जा सकता, या दूसरे स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चा पहले स्टेज में नहीं सीख सकता, ये कहे हैं। ठीक है, कितना भी उस बच्चे पर मेहनत कर देंगे पहले स्टेज के बच्चे पर, बच्चा उन चीजों को नहीं सीख सकता है। ठीक, अब देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक, या इसे कहीं कहीं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के भी नाम से जानते हैं। अमूर्त, जब बच्चा इस स्टेज में पहुंचता है तो इस स्टेज में बच्चा अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है। इस स्टेज की जो उम्र होती है बच्चे की, तो यहाँ 11 साल से लेकर किशोरावस्था या 15 या 16 साल के जो भी बच्चे होंगे इस समय आते हैं। ठीक, देखिए यहाँ बच्चे अमूर्त चिंतन, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों के सामने यदि कोई वस्तु ना हो तभी बच्चा उन विषय वस्तुओं पर सोचने लगता है। कहा जाए तो इस स्टेज में जब बच्चा पहुंचता है तो उसके पास वैज्ञानिक सोच डेवलप हो जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मान लीजिए, अगर कोई किसी भी चीज को ले लीजिए कि 2 + 2 = 4 क्यों हुआ, कैसे हुआ, या सिंपल वे में कहा जाए जैसे मान लीजिए हम चलते हैं तो चंद्रमा भी चल रहा है, हमारे रुकने से चंद्रमा रुक रहा है, ये चीजें क्यों हो रही है, होने के पीछे कारण क्या है। या कहा जाए तो यहाँ जब बच्चा पहुंचता है चौथे स्टेज में तो वो कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगता है। मतलब कहा जाए काल्पनिक चिंतन या परिकल्पनात्मक चिंतन बच्चे में डेवलप हो जाती है। मान लीजिए कोई भी समस्या आ गई तो उस समस्या का समाधान बता सकता है या संभावित उत्तर की इस समस्या का ये समाधान हो सकता है। ठीक है, या किसी भी विषय वस्तु का सामान्यीकरण भी बच्चा करने लगता है कि ऐसा वहां हुआ होगा तो यहाँ भी इसी तरीके की चीजें होंगी, जनरलाइजेशन करने लगता है। ठीक, तो ये सारी चीजें इन अवस्थाओं में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए।